गुड मॉर्निंग दोस्तों। अपना चैनल यूथ सॉल्यूशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम करेंट अफेयर के पहले टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इजराइल हमास युद्ध के बारे में चर्चा करेंगे और साथ ही साथ इस युद्ध से संबंधित क्या कारण थे इसके, और इसके कारण के साथ इसका क्या प्रभाव है वैश्विक स्तर पर भारत पे, और इसके क्या समाधान, इन सारी चीज़ों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एक्चुअली जो हमारा फॉर्मेट है, वो फॉर्मेट क्या है, बीपीएससी मेंस के अकॉर्डिंग, कि आंसर राइटिंग के अकॉर्डिंग हमें कैसे इन चीज़ों को देखना है, उसके अकॉर्डिंग ही हमने फॉर्मेट किया है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहली बातें हैं, उत्तर लिखने के आदर्श को हमने एक छोटा सा ड्रॉ में इसको देखें, क्योंकि एक्चुअली देखिए करेंट थोड़ा सा होता है कि याद भी कैसे रखें, इसको कैसे लिखें, तो देख लेंगे। सबसे पहले तो हम किसी भी आंसर राइटिंग में क्या लिखते हैं, प्रस्तावना, सटीक शुरुआत के तौर पे। दूसरा इसमें हमने लिखा कि इस युद्ध का, इजराइल हमास युद्ध का क्या ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, उसके बारे में हम थोड़ा सा बताएंगे, उसके कालक्रम को भी बताएंगे। यानी कि सबसे पहले भूमिका को हम इंडिकेट करेंगे, फिर इसके ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को बताएंगे, इजराइल हमास युद्ध को। फिर उसके बाद हम देखेंगे कि इन युद्ध का एक्चुअली कारण क्या है। तो बहुआयामी विश्लेषण इसका करेंगे कि किन किन कारणों से यह युद्ध शुरू हुआ। तो उसके बाद है बहुआयामी प्रभाव, देखेंगे कि इनके प्रभाव क्या क्या हो सकते हैं, स्थानीय स्तर पर भी और वैश्विक स्तर पर भी, और साथ ही साथ इसका भारत पर भी प्रभाव पड़ेगा। तो भारत पर भी, अब यहाँ पर यह है ही कि भारत पर प्रभाव, भारत पर कैसा प्रभाव पड़ने वाला है, तो भारत पे रणनीतिक प्रभाव पड़ेगा और आर्थिक प्रभाव देखा जाएगा। और उसके बाद हम समाधान, इससे कैसे निकला जा सकता है, और फिर एक बेहतर निष्कर्ष को हम लिख करके इनको समाप्त कर देंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज के टॉपिक, इजराइल हमास युद्ध। तो चलिए सबसे पहला हमने क्या बोला कि इसके भूमिका यानी प्रियम्बल्स को लिखेंगे। तो कैसे हम एक प्रभावशाली शुरुआत करेंगे, तो यहाँ पर हम इसको शुरुआत को देखते हैं। क्या कह रहा है कि अक्टूबर 2023 में हमास द्वारा इजराइल पर किए गए अप्रत्याशित हमले और बंधक संकट के परिणाम स्वरूप यह युद्ध प्रारंभ हुआ। यद्यपि यह तत्कालीन घटना थी, परंतु यह पिछले 3 वर्षों से जारी भू राजनीतिक तनाव और दशकों पुराने ऐतिहासिक विवाद का चरम बिंदु है। तो आप इसको देखिए, सबसे पहली बातें हैं कि हम इन चीज़ों को कैसे एक शॉर्ट फॉर्म में इंट्रो दे। तो सबसे पहली बात है कि इनको हम, इस इंट्रो को हमने शुरुआत कहाँ से किया है कि अभी हाल के घटना को लेकर के, यानी कि जब अक्टूबर 2023 में हमास और इजराइल के मध्य अप्रत्याशित जो हमला हुआ है, उसको लेकर के हमने शुरू किया, जिसका कारण था कि बंधक जो संकट है उसके परिणाम स्वरूप यह युद्ध शुरू हुआ। तो इसको आप ऐसे ध्यान में रखेंगे कि इजराइल हमास युद्ध बंधक संकट के अप्रत्याशित घटना के कारण हाल में युद्ध की स्थिति देखी गई, और इस युद्ध के तत्कालीन कारण के अलावे हम पिछले 3 वर्षों से जारी भू राजनीतिक तनावों को तथा साथ ही साथ इनके दशकों पुराने अपने ऐतिहासिक विवाद को भी इसमें देखेंगे। तो इन्हीं चीजों को हमने यहाँ पर एक इंट्रो में दिया है। अब चलिए यहाँ पर हम देखेंगे कि तत्कालीन कारण, बंधक संकट, तो तत्कालीन कारण ये हो गया। तो एक मुख्य ट्रिगर बिंदु इसमें क्या है, इंट्रो में, तो तत्कालीन कारण। और तत्कालीन कारण क्या है इस युद्ध का, याद रखेंगे, बंधक संकट, बंधक संकट, यानी कि बंधक संकट है। आपको पता ही होगा कि कैसे यहाँ के लोगों को बंधक बनाया गया था। तो इससे संबंधित है, आगे हम इसका विस्तार से पढ़ेंगे ही, इसमें टेंशन नहीं लेना है। अगला है निरंतरता, पिछले 3 वर्षों से संचित तनाव। तो चलिए ये यानी कि ये जो ऐतिहासिक बिंदु है उनके बारे में।
चलिए हम शुरू करते हैं ऐतिहासिक पृष्ठभूमि संघर्ष का कालक्रम। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं 1948 से। डेट याद रखेंगे। इसके ऐतिहासिक इस युद्ध के कारण में सबसे पहला वर्ष जो है ना 1948 का है, जिसमें जिस समय इजराइल की स्थापना हुई और फिलिस्तीनियों द्वारा इसे नकबा, नकबा का मतलब होता है विनाश, विनाश के रूप में देखा जाना है। यानी कि जो फिलिस्तीनी सरकार है या फिलिस्तीन का जो संसद है, वहां पर देखेंगे कि उनका जो चार्टर है, उस चार्टर में यह मेंशन किया गया है, चार्टर में ही यह मेंशन है कि फिलिस्तीनियों के चार्टर में यह मेंशन है कि हमें इजराइल को समाप्त कर देना है, उसका विनाश करना। इजराइल का विनाश करना लिखा गया है। नेक्स्ट है 1967। तो दूसरा याद रखेंगे हम 1967 का ईयर। इसमें क्या हुआ था बाबू? तो इसमें हुआ था 6 दिवसीय युद्ध की बातें हम ध्यान रखेंगे। और इजराइल द्वारा गाजा, पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक और पूर्वी जेरूशलेम जो है, जैसे यरूशलेम पर कब्जा कर लिया गया था। तो एक डेट हमें 1948 का याद रखना है, दूसरा डेट 1967। नेक्स्ट है 2007। 2007 में क्या हुआ था? गाजा की नाकेबंदी की गई थी और हमास के नियंत्रण के बाद गाजा का पूर्ण अलगाव हो गया। नेक्स्ट है 2023। 2023 में क्या हुआ था? वर्तमान युद्ध हमास का अकलिनिया हमला हुआ था और पूर्ण युद्ध की घोषणा की गई थी। अब देखिए इसमें हमें मेजर पॉइंट क्या है उसको याद रखना है। मेजर पॉइंट आपको डेट याद रखना होगा कि इजराइल और हमास के युद्ध के संबंध में महत्वपूर्ण हमें कौन कौन से डेट याद रखने पड़ेंगे। तो 3 आपको ईयर याद रखने, एक 1948 का, दूसरा कौन सा है? तो 1967 का, तीसरा 2007 का और फिर 2023 का। आपको ये 4 जो ईयर है, आपको ये चारों ईयर याद रखने होंगे। सबसे पहली बातें आती है कि 1948 में यानी 1948 में क्या ऐसा महत्वपूर्ण घटना हुआ इजराइल और हमास के युद्ध के संबंध में जो हमें याद रखना चाहिए, अपने आंसर में की पॉइंट के रूप में इसे यूज करना चाहिए। तो ये याद रखना होगा। पहला पॉइंट तो यही है कि इजराइल की स्थापना। क्या याद रखने हमें? कि यहाँ पर इजराइल का क्या होता है? स्थापना होता है। और क्या होता है इसमें कि इसके संबंध में कि फिलिस्तीनियों जो है ना उसको विनाश के रूप में, नकवा के रूप में देखते हैं। किसको? इजराइल को। तो इजराइल को क्या कहा जाता है? नकबा। याद रखेंगे, नकबा कहा गया। किसके लिए? कौन कह रहा है नकबा? तो फिलिस्तीन। ठीक है ना? तो आप एज ए इसको इस्तेमाल कर सकते हैं अपने पॉइंट में आंसर लिखने समय। नेक्स्ट है 1967। 1967 में क्या पॉइंट हुआ था? तो देखिए ये याद रखेंगे कि यहाँ पर 6 दिनों का युद्ध होता है, 6 डे का युद्ध चलता है। और इस युद्ध का में आप देखेंगे कि जो गाजा का क्षेत्र है, कौन सा क्षेत्र? गाजा का क्षेत्र है और पश्चिमी तट का क्षेत्र है, जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं। आप याद रखेंगे, वेस्ट बैंक। चलिए ठीक है ना, वेस्ट बैंक। और जो पूर्वी यरूशलेम है, कौन सा चीज है? पूर्वी यरूशलेम। पूर्वी यरूशलेम, इन चीजों पर अधिकार हो जाता है, कब्जा कर लेता है। कौन कब्जा करेगा? तो इजराइल। ये याद रखना है, इजराइल। तो आप इसको याद रखेंगे कि 1967 में यानी दूसरा बार जो इजराइल हमास युद्ध हुआ है, उसमें क्या हुआ है कि इजराइल ने 3 क्षेत्रों पर कब्जा किया। और 3 क्षेत्र कौन सा है? गाजा, वेस्ट बैंक और पूर्वी यरूशलेम। चलिए नेक्स्ट आता है 2007। 2007 में आप क्या देखेंगे कि 2007 में गाजा की क्या हो जाती है? नाकेबंदी कर दी जाती है। तो एक चीज याद रखेंगे कि गाजा पर नाकाबंदी, गाजा पर नाकाबंदी।
और क्या हुआ बाबू, यहाँ पे 2007 में कौन सी और घटना देखने को मिली कि हमास के नियंत्रण के बाद गाजा का पूर्ण अलगाव हो जाता है, अर्थात गाजा का नाकाबंदी हुआ और हमास का यहाँ पर नियंत्रण हो गया। ये भी याद रखेंगे, हमास का नियंत्रण। और इस तरह नियंत्रण से क्या होता है, नियंत्रण के बाद गाजा पूर्ण रूप से अलगाव हो जाता है, गाजा का पूर्ण अलगाव हो जाता है, तो गाजा को अलग हो गया। तो आप इसको यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं कि 2007 के युद्ध में क्या होता है, गाजा अलग हो जाता है। नेक्स्ट है 2023 में, अभी हमने बता दिया, अक्लिनिया हमला होता है और इसमें पूर्ण युद्ध की घोषणा की जाती है। तो ये आप चारों डेट याद रखेंगे, 48, 67, 2007 और 2023। चलिए आते हैं युद्ध के बहुआयामी कारण क्या है। तो इजराइल और हमास के युद्ध के कई कारण हैं और मुख्यतः हम कारणों के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहला कार्मिक कारण जो अगर हम देखेंगे तो वह है धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद। क्या है, धार्मिक और क्षेत्रीय विवाद है इजराइल और हमास के युद्ध का। पहला क्या है, अल अक्सा मस्जिद को लेकर के विवाद है। ये जो क्षेत्र है ना, यरूशलेम का क्षेत्र याद रखेंगे, यरूशलेम, ये जो यरूशलेम का क्षेत्र है ना, यहाँ पर लगभग आप देखेंगे कि धार्मिक रूप से ये काफी ज्यादा सेंसिटिव क्षेत्र है, क्योंकि यहाँ पर इस्लाम धर्म के लोगों का भी मानना है कि ये मेरे लिए पवित्र स्थान है, यहूदियों के लिए भी ये एक पवित्र स्थान के रूप में देखा जाता है। तो इस तरह ये एक विवाद का क्षेत्र रहा है। और वहीं एक चीज याद रखेंगे, अल-अक्सा मस्जिद को लेकर भी विवाद देखी जाती है। फिर है पश्चिमी तट, जिसे हम वेस्ट बैंक कहते हैं, उस पर बढ़ती हिंसा और बस्तियों का विस्तार किया जाना। तो ये एक क्षेत्रीय और धार्मिक दोनों दृष्टि से एक, इन दोनों के मध्य युद्ध का तनाव का एक कारण है। एक तो धार्मिक है और दूसरा क्षेत्रीय। धार्मिक में हम लिखेंगे कि सबसे पहला यरूशलेम के क्षेत्रों को लेकर के, दूसरा अल-अक्सा मस्जिद को लेकर के, तो ये धार्मिक रीजन में आप इसे पॉइंट में लिख सकते हैं। दूसरा क्षेत्रीय विवाद में कि पश्चिमी जो तट का क्षेत्र है ना, वो उन क्षेत्रों में क्या देखने को मिल रहा है, हिंसा और वहां पर बस्तियों का विस्तार हो रहा है। नेक्स्ट है अस्तित्व का संकट। तो अस्तित्व का क्या संकट है, तो फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र अस्तित्व की लड़ाई है ये। फिलिस्तीन अब एक देश था, लेकिन अब धीरे धीरे सिमट करके एक समझिए राज्य के रूप में सिमट गया है। तो ये आप इसके लिए फिलिस्तीनी अपने अस्तित्व को बचाए रखने के लिए यहाँ पर संघर्ष कर रही है। तो आप इसको भी लिखेंगे कि फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र अस्तित्व की यह लड़ाई है। और यूएन मैंडेट और जनसांख्यिकी विवाद भी है। तो इसको नहीं, बस यहाँ पर इनको आप याद रखेंगे, फिलिस्तीनियों के स्वतंत्र अस्तित्व की यह एक लड़ाई है जो अस्तित्व का संकट है, यह भी एक का है। इन फिलिस्तीनियों अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे हैं। अब आते हैं कूटनीतिक विरोध के बारे में। कूटनीतिक विरोध क्या है, तो इजराइल और सऊदी अरब के मध्य बढ़ते सामान्यीकरण। किनके बीच में, तो इजराइल और सऊदी अरब को लेकर के। तो इजराइल और सऊदी अरब में क्या हो रहा है बाबू, तो अब हो रहा है क्या, इन दोनों में दोस्ती बढ़ने गई है। तो ये भी एक तनाव का रीजन है, को रोकना पड़ेगा, यानी सामान्यीकरण को रोकने को लेकर के भी ये आप देख सकते हैं। तो ये एक कूटनीतिक अवरोध भी है। नेक्स्ट है संरचनात्मक अलगाव, जहां पर 2007 से गाजा की निरंतर नाकेबंदी और मानवीय अभाव। तो इन चीजों को आप याद रखेंगे। कारण में 4 कारण, धार्मिक कारण, क्षेत्रीय और क्षेत्रीय विवाद है, कूटनीतिक अवरोधक है, अस्तित्व की लड़ाई है, संरचनात्मक अलगाव है जहां पर गाजा को अलग किया जा गया। तो ये सारी चीजों को आप याद रखेंगे। अब आते हैं कि वैचारिक स्पष्टीकरण, सामान्य गलती। देखिए यहाँ पर गलती के बारे में है कि ऐसा क्यों होता है, इसको हम मैप पर थोड़ा सा समझते हैं। ये कह रहा है कि छात्रों के द्वारा पश्चिमी तट पर हमास का नियंत्रण मानना, यानी ये सामान्य तौर पर लोग ये गलती कर लेते हैं क्या, कि जो पश्चिमी तट है ना, पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक जिसको कहते हैं, उस पर किसका नियंत्रण है, तो हमास का, ऐसा ये बात कह रही है। लेकिन एक्चुअली चलिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं।
ये क्या आ रहा है, गाजा पट्टी है। ये आप देख रहे हैं ये क्या है, ये क्षेत्र गाजा पट्टी है, आपको जो कलर करके दिखाया गया है, ठीक है ना, गाजा पट्टी। कह रहा है कि भूमध्य सागर के तट पर है, ये देख रहे हैं भूमध्य सागर, भूमध्य सागर, ठीक है ना। तो ये गाजा पट्टी कहाँ है, भूमध्य सागर से लगा हुआ, तो भूमध्य सागर के कहाँ पे, तट पे है। करे यहाँ हमास का पूर्ण नियंत्रण है, यानी कि गाजा पट्टी पर किसका नियंत्रण है, तो गाजा पट्टी पर हमास, ठीक है। अब आते हैं दूसरा है पश्चिमी तट यानी वेस्ट बैंक, और ये वेस्ट बैंक आप देख रहे हैं यहाँ इन क्षेत्रों में है, जो कि अंतर्देशीय क्षेत्र है, कई देशों के साथ इनका सीमा है, तो इसके संबंध में अंतर्देशीय है। अंतर्देशीय मतलब समझ में आ रहा है ना, किसी देश के साथ सीमा नहीं। तो यहाँ कर रहा है फतह या फिलिस्तीनी प्राधिकरण का शासन है, न कि हमास का। अर्थात हमने जो गलती सामान्य तौर पर करते हैं, तो इन चीजों से बचना है कि गाजा पट्टी का क्षेत्र है, यहाँ पर हमास का नियंत्रण है, और जो पश्चिमी तट है वेस्ट बैंक है, उन क्षेत्रों पर फतह, याद रखेंगे फतह, और या इसी को हम फिलिस्तीनी कहते हैं, फिलिस्तीनी जो प्राधिकरण है उनका शासन है, न कि यहाँ पर हमास का है। तो यहाँ पर याद रखेंगे पश्चिमी तट पर किसका नियंत्रण है यहाँ पर, तो फिलिस्तीनी प्राधिकरण का, या फतह आप लिख सकते हैं, फतह। तो दोनों चीजों को याद रख लें, गाजा में हमास, गाजा पर हमास, और वेस्ट बैंक पर फतह का नियंत्रण है। चलिए अब देखिए, जब कभी भी आपको दिखाना हो ना, जब युद्ध को दिखाएंगे तो इन चीजों को हम जरूर स्पष्ट तौर पर दिखाएंगे। जब ये कारण दिखाएंगे कि संरचनात्मक अलगाव, जहां पर गाजा को दिखाएंगे, तो यहाँ पर ये मैप को हम जरूर दिखाएंगे। फिर पश्चिमी तट को जब हम बताएंगे, वेस्ट बैंक को इन चित्रों में, तो उनको भी बताने का प्रयास करेंगे। अब आते हैं क्या इसका प्रभाव है। एक्चुअली प्रभाव देखेंगे गाजा और इजराइल पर। तो सबसे पहले गाजा के हम बारे में बात करते हैं, क्या है प्रभाव। स्थानीय प्रभाव के बारे में देखेंगे, तो स्थानीय प्रभाव में तो जिन देशों में युद्ध है पहले प्रभाव तो वहीं पर पड़ेगा। सबसे पहले हम गाजा में देखते हैं और फिर इजराइल में। सबसे पहले गाजा में है मानवीय संकट। कहा जाता है कि इस युद्ध में लगभग 70,000 मौतें हुई है और 2 लाख से अधिक घायल है। यानी कि इन युद्धों के बारे में जो डाटा बताता है, डाटा जो निकल कर के आया, उसमें क्या बताया गया कि लगभग 70,000 लोग इस युद्ध में, किस युद्ध में, तो हमास और फिलिस्तीनी का जो युद्ध है, यानी इजराइल का जो युद्ध है, इस युद्ध में क्या हुआ है, लगभग मारे गए हैं, और 2 लाख से अधिक लोग इस युद्ध में घायल हुए। अब आते हैं हम कुछ और बात करते हैं। इसमें इस युद्ध के दौरान लगभग 90% आबादी जो है ना विस्थापित हुआ हो करके टेंट में रहने को मजबूर हो गया। तो इस गाजा का जो है ना, गाजा में लोगों को मजा नहीं आया, बड़ी जीवन में सजा हो गया। और सजा क्या हुआ कि मानवीय संकट यहाँ पर आ गया, जिसमें 70,000 लोगों की मौत की बातें हैं और 2 लाख से अधिक लोगों को घायल की बातें बताई जाती है। और साथ ही साथ कुछ लोग तो अपने जान बचाने के लिए, लगभग 90% आबादी जो है ना टेंट में रहने के लिए क्या हो गए, मजबूर हो गए। अब कहते हैं कि बुनियादी ढांचों का क्या हाल है। जब आदमी है ये नहीं तो घर लेकर क्या करेंगे, तो कह 90% घर, अस्पताल नष्ट हो गया, पानी, बिजली, स्वास्थ्य सब गंभीर रूप से यहाँ पर क्या है, संकटग्रस्त हो गए। तो इन चीजों को हमें याद रखना है। कहते हैं कि यहाँ पर सबसे बड़ा संकट आदमी को पानी का है। बिजली को जी मिलेगा, पानी की स्थिति यहाँ पर एकदम भयावह है। पीने के लिए आदमी को किल्लत हो रहा है पानी का, तो वो क्या घर में बिजली बनाएगा और अस्पताल में रहेगा, भूख प्यास से लोग मर जाएगा। नेक्स्ट है इजराइल के आंतरिक संकट क्या है। तो इजराइल में जो सबसे बड़ी बातें हैं आप याद रखेंगे, इजराइल बार बार युद्ध करता है। तो इजराइल के बारे में देखेंगे कि सरकार
खिलाफ भारी असंतोष है। इजराइल में जो नेतन्याहू है वह अपने सरकार को बनाए रखने के लिए आप देखेंगे कि हमेशा से युद्ध कर रहा है कि ताकि वो युद्ध की स्थिति में उलझे रहे और अपनी सरकार को वो बनाए रखे, ठीक है ना अपना। तो ये सरकार के खिलाफ वहां पर जनता में अगर आप देखेंगे जमीनी स्तर पे तो इजराइल के सरकार के प्रति लोगों में असंतोष है और पुनः चुनाव की वहां पर क्या की जा रही है, मांग की जा रही है। तो इन चीजों को भी लिखेंगे। फिर है सैन्य प्रभाव। सैन्य प्रभाव क्या कर रहा है कि इजरायली सेना के मनोबल में गिरावट हुआ है। देखिए बाबू, मनोबल में गिरावट का रीजन क्या है कि इतने दिनों से ना वो लोग क्या कर रहे हैं, युद्ध कर रहे हैं। इजराइल की सेना इतने सालों से क्या कर रहे हैं, युद्ध में अपने आप को लगा के रखा है। तो उनके जो मनोबल है उसमें गिरावट देखी जा रही है कि अब उनको लिए एक एक हैबिट सा हो गया। जैसे होता है ना कि जैसे भारत में तो युद्ध हुआ नहीं, लेकिन भारत में जब युद्ध होता है तो तगड़ा होता है और जितने सेना होगा ना सेना साथ ही साथ भारत के जो जनता है वो सभी एक साथ एक अलग एनर्जी लेवल से बातें करते रहते हैं, उन चीजों को लेकर के एक एनर्जी फील करते रहते हैं युद्ध को लेकर के। जनता में भी इस चीजों का आप देख सकते हैं मनोबल एकदम हाई लेवल पर रहता है, सेनाओं का भी। लेकिन अगर वही सेना प्रत्येक साल या प्रत्येक वर्ष युद्ध में लगल है, युद्ध कर रहा है 5 साल 6 साल से, अपने घर परिवार से दूर होकर के युद्ध में लगल है, तो एक चीज होता है कि उनको लगता है अरे क्या यार, एक तो डेली डेली का काम है, तो वो डेली रूटीन बन गया है वहां पर। तो इस तरह से एक इस तरह की स्थिति आ गई है कि वहां के सेनाओं के लिए वह उत्साह उतना नहीं बचा है। अब आते हैं आर्थिक आघात। तो आर्थिक आघात में देखेंगे कि आर्थिक वृद्धि जो है ना वो आईएमएफ की एक रिपोर्ट है जिसमें बताई गई है कि इजराइल के जो वृद्धि दर है वो उसमें 3% की कमी आ गई है और निर्माण कार्यों में लगभग 44% की भारी गिरावट देखी गई है। तो ये इजराइल का अपना संकट है और गाजा पर यह संकट है। गाजा पर सबसे भयावह संकट है क्या, मानवीय संकट, और वहां पर जो बुनियादी ढांचा है उसको लेकर के इजराइल में हर तरह की संकट है। राजनीतिक संकट भी है, सैन्य प्रभाव भी देखी जा रही है और आर्थिक घाटा भी। अब आते हैं वैश्विक प्रभाव क्या पड़ेगा इस युद्ध से पूरे विश्व पर। तो पूरे विश्व की बात जब हम करते हैं तो इसके 4 आयाम विश्लेषण हम करेंगे। सबसे पहले आते हैं कि देखिए जब कभी भी युद्ध होता है ना, कहीं भी युद्ध हो, तो युद्ध में सबसे बड़ी बात आ जाती है शक्ति का संतुलन। शक्ति का संतुलन, शक्ति का संतुलन, यानी कि किसी भी राष्ट्र के लिए, चाहे वो भारत हो या कोई भी सामान्य सा राष्ट्र जो है, उनको लेकर के अगर आप देखेंगे कि उनको जो डेवलपमेंट कंट्री है उनकी बात हम नहीं कर रहे, जो डेवलप हो रही है वो ऐसे कंट्री को, उसके लिए एक बहुत ही ये निर्णायक हो जाता है कि वह किनके साथ खड़ा हो, किनके साथ नहीं हो, और यह क्या स्थिति, मतलब इन परिस्थितियों में वो क्या करे। आप इसीलिए देखते होंगे ना भारत के जो ज्यादातर रुख होता है ना युद्ध की परिस्थितियों में, वह क्या रहता है, तटस्थ। भारत क्या करते हैं, तटस्थ, न हम तुम्हारे पक्ष में न उसके पक्ष में, अपना चुपचाप अपना जीडीपी को बढ़ाने में लगे रहते हैं। तभी तो हम लोग अपना विजन पूरा करेंगे 2047 में विकसित भारत का। कभी इसके पक्ष में बोल दिए अमेरिका के पक्ष में, तो अमेरिका बाद में चल करके हम ही को आंख दिखाएगा टैरिफ लगाकर। कभी उसके पक्ष में बोल दिए तो वो उसके मतलब क्यों, सब राष्ट्र अपना अपना देखे भलाई कि भाई हमारे राष्ट्र में क्या चीजें हैं जिसकी जरूरत है, हमें वो चीजें मजबूत करना है अपने राष्ट्र के विकास के लिए, अपने राष्ट्र की एकता अखंडता संप्रभुता के सुरक्षा के लिए अपना कार्य करता है। तो इसीलिए भारत भी अपना स्ट्रेटजी एकदम बना के रखता है। लेकिन फिर भी जब परिस्थितियां थोड़ा सा संकटपूर्ण वैश्विक स्तर पर होता है तो हर किसी देश के लिए
एक संकट की स्थिति होती है हर तरह से, राजनीतिक संकट भी, आर्थिक संकट भी आती है। तो उसी तरह से यहाँ कह रहा है कि कूटनीतिक ध्रुवीकरण होने लगता है, जैसे दुनिया कई गुटों में विभाजित हो रही है। जैसे अभी आप देखेंगे कि अभी वर्तमान में जो युद्ध चल रहा है, कौन सा युद्ध, तो अमेरिका का, इजराइल का, और ईरान का। इस युद्ध में भी आप देखेंगे ना कि कुछ ऐसी परिस्थितियां देखने को मिल रही है कि गुटबादी हो रही है। तो इस तरह से चीजों को हम देखेंगे कि जब कभी भी युद्ध की स्थिति होती है ना, तो दुनिया के कई गुटों में विभाजित होते हैं, दुनिया के कई गुट। जैसे है कि कुछ देश पूंजीवादियों के गुटों के साथ जाएंगे, नाटो गढ़ेंगे, कुछ देश रूस के साथ आएंगे, तो उसमें आप तो देखेंगे कि ऑलरेडी रूस भी अपना यूक्रेन के साथ लगे हुए हैं। तो कुछ देश समाजवादियों के समर्थन में इन देशों के साथ आएंगे, कुछ देश क्या होंगे, तटस्थ होंगे कि कुछ नहीं करना है भाई, चुपचाप देखते रहो, कुछ नहीं करो, अपना राष्ट्र के निर्माण में काम करते रहे, ये लोग लड़ते रहे, मरते रहे, दिन रात कटते रहे। तो इस तरह की स्ट्रेटजी को अपनाई जाती है। तो दुनिया अपने हिसाब से अलग अलग गुटों में क्या होती है, बट जाती है। दूसरा है कि इजराइल के विरुद्ध एकजुटता। अब यहाँ पर इजराइल के विरुद्ध एकजुटता, यूरोप में अलगाव, यूरोप में क्या अलगाव, अमेरिका का स्पष्ट समर्थन। इसका क्या है कि देखिए, अब अगर हम यहाँ पर देखेंगे कि इजराइल के विरुद्ध एकजुटता देखी जाती है, और यूरोप में इस तरह से अलगाव भी देखने को मिलता है, और अमेरिका का स्पष्ट समर्थन किसको मिलता है, इजराइल को। तो आप इन चीजों को देख सकते हैं कि किस तरह से ये चीजें आगे बढ़ रही है। नेक्स्ट है मानवीय और सामाजिक प्रभाव। तो बाबू मानव पे बहुत जबरदस्त पड़ता है, सामाजिक प्रभाव भी पड़ेगा। तो इसमें हम देखते हैं कि मानवीय और सामाजिक स्थिति क्या होती है। सबसे पहली बात है कि युद्ध जब भी होता है तो व्यक्ति की जो शांति है वो भंग हो जाता है, तो वैश्विक शांति भी भंग होती है, और सबसे पहले कि व्यक्ति का जीवन में जो शांति है वो समाज में वो भंग हो जाता है। तो सामाजिक शांति, व्यक्तिगत शांति और वैश्विक शांति, ये तीनों एक साथ प्रभावित होता है और ये भंग हो जाता है। तो आप केवल एक ही शांति की बात ना करेंगे। अगला आता है कि जब कभी भी युद्ध की स्थिति होती है तो वहां पर भूखमरी, स्वास्थ्य, रोजगार, इन सभी चीजों पर व्यापक संकट पड़ता है। और साथ ही साथ आप यहाँ पर लिख सकते हैं आधारभूत संरचनाओं का जो विकास है वह सब प्रभावित हो जाता है। आधारभूत, ठीक है ना, सीधा सा कि आधारभूत संरचना प्रभावित हो जाती है। नेक्स्ट आते हैं सुरक्षा का संकट, यहाँ पर शुरू हो जाता है। इसीलिए तो सुरक्षा के संकट के लिए ही, इन सुरक्षा के लिए ही लोग गुटबाजी करना शुरू कर देते हैं, कई सारे देश अलग अलग गुटों के साथ। प्रॉक्सी वार की स्थितियां उत्पन्न हो जाती है। प्रॉक्सी वार आप देखेंगे, प्रॉक्सी वार का मतलब होता है कि डायरेक्ट हम ना हो करके किसी दूसरे से काम करवा रहे हैं, इसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। जैसे मान लेते हैं कि एक व्यक्ति है ए नाम के, दूसरा व्यक्ति है बी नाम का, और एक तीसरा व्यक्ति है सी नाम का। अब यहाँ पर क्या हुआ कि ए और बी के मध्य में तनाव उत्पन्न हो गया है। क्या उत्पन्न हुआ है, तनाव उत्पन्न हुआ, और इस तनाव में इन दोनों में युद्ध की स्थितियां आ गई। तनाव के कारण कैसी स्थितियां देखने को मिल रही है, युद्ध की स्थितियां मिल रही है, देखने को आ गई। अब इस सी जो है ना, सी क्या करेगा कि कुछ नहीं करेगा, सी इन दोनों के युद्ध को देखता रहेगा, और बी को क्या कहेगा कि ठीक है लो पैसा लो, और क्या देगा, मिसाइल हथियार देगा, सैनिक ताकत देगा, यानी कि इन चीजों से समर्थन भी दे रहा होगा, डायरेक्ट ना करके इनडायरेक्ट रूप से भी उनका साथ रहेगा। तो ये सब एक प्रॉक्सी वार के स्थिति देखने को मिलती है। दिखने के नहीं कहते, दिखाने के दांत अलग है और चबाने के दांत अलग है। तो कुछ ऐसा ही जब परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए तो उसे कहते हैं प्रॉक्सी वार। नेक्स्ट है हुती, हिजबुल्लाह और समुद्री डाकुओं की सक्रियता, नए जिहादी समूहों का निर्माण भी। तो जब कभी भी ऐसा युद्ध आपको देखने को मिलेगा तो आप देखेंगे हुती, हिजबुल्लाह और समुद्री कुछ डाकुओं की सक्रियता बढ़ती है, साथ ही साथ
जो नए जिहादी समूह हैं उनका भी निर्माण होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा प्रभाव है। दूसरा प्रभाव, सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव एक ये भी है, पर्यावरणीय प्रभाव। जब भी युद्ध होगा तो उसमें बम बारूद फूटेगा, यानी बमबारी होगा, मिसाइल दागी जाएगी, ड्रोन दागी जाएगी, एकदम एक से एक मिसाइलें, ड्रोन, जेट आदि चीजों को क्या होगा, दागा जाता है, एक दूसरे देश पर, वो देश फिर उसमें देश पर। इससे क्या होता है कि दुनिया को तो खूब मजा आता है कि वाह वाह, रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में, और वो जिसने रिमोट कंट्रोल को बटन टिपा वो बम ब्लास्ट। मजा आया देख करके, लोग ताली बजाते, वाह वाह क्या स्थितियां बन रही है। लेकिन समस्या तो बाबू वो है कि उन क्षेत्रों में तो पर्यावरण प्रदूषित हो ही रहा है। पर्यावरण तो उन क्षेत्रों में प्रदूषित हो रहा है, लेकिन आप ये ताली मत मारिए, इस पर्यावरण का प्रभाव आप पर भी पड़ेगा, यानी हम पर भी पड़ेगा। और इस तरह केवल भारत पर ही नहीं, विश्व के सभी देश जो है ना इस प्रदूषण के शिकार होंगे। कोई डायरेक्ट हो रहे होंगे, कोई इनडायरेक्ट रूप से होंगे। और ये जो जलवायु बचाओ जो हो रहा है ना, जलवायु का प्रभाव जो है ना, जलवायु जो परिवर्तन की स्थिति है उसको जो हम लोग कहते हैं कम करेंगे, उष्मन तापमान को जो हम कहते हैं ना, टेम्परेचर जो बढ़ रहा है पूरे पृथ्वी का, ग्लोबल टेम्परेचर, उसको जो हम लोग कहते हैं कि कम करेंगे, वो टेम्परेचर कम नहीं एकदम हाई हो जाएगा। पृथ्वी आग उगलेगी, आग, समझ में आ रहा है ना, सूर्य भी आग उगलेगा। इस तरह से टेम्परेचर हाई हो जाएगा। जो कार्बन कम करने की बात आती है ना, वो कार्बन लेवल बढ़ जाएगा, ज्यादा होगा। तो इस तरह की पर्यावरणीय असंतुलन की स्थिति जो बनी हुई है वो और ज्यादा बढ़ जाएगी, और पारिस्थितिकी तंत्र बड़े स्तरों पर तबाह हो सकते हैं, विनाश उसका हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि इसका प्रभाव किस तरह से आप देख रहे हैं पूरे विश्व स्तर पर, कि कूटनीतिक जो संतुलन है उसको स्थापित करने में, साथ ही साथ जो खाड़ी देश है, मिडिल ईस्ट का कंट्री है, वहां पर आप देखेंगे कि एक तरह से तनाव की स्थिति आपको देखने को मिल सकती है। तो ये सारी चीजें हम देख सकते हैं। साथ ही साथ और चीजें हम अगर यहाँ पर देखें प्रभाव में, तो आप तो एक तो देखेंगे कि खाड़ी देशों में क्या होगा, तनाव तनाव होगा। और क्या हो सकता है बाबू खाड़ी देशों के साथ, तो और क्या हो सकता है कि गैस और ऊर्जा का संकट, गैस और ऊर्जा का संकट उत्पन्न हो सकता है। तो ये सारी चीजें हम लिख सकते हैं। और क्या हो सकता है प्रभाव, तो खाद्यान्न, याद रखेंगे, खाद्य असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा, खाद्य असुरक्षा की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। ये तो सारे पॉइंटें हम याद रखेंगे। और साथ ही साथ एक और चीज याद रख सकते हैं कि वैश्विक 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 आर्थिक मंदी, आर्थिक मंदी, वैश्विक आर्थिक मंदी जैसे प्रक्रिया या जैसी स्थिति के आसार भी बन सकते हैं। तो आप इसको एज ए पॉइंट करके लिखते चले जाएंगे। चलिए नेक्स्ट है आर्थिक प्रभाव और भारत के रणनीतिक हित, यानी भारत पर इसका प्रभाव और भारत के प्रभाव के साथ भारत इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं और अपनी रणनीति किस तरह से तय करती है। तो सबसे पहला आता है वैश्विक अर्थव्यवस्था। जब दुनिया पर अर्थव्यवस्था का प्रभाव पड़ेगा तो भारत पर भी पड़ेगा। तो सबसे पहले कच्चे तेल की कीमतों में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। यानी कि क्योंकि इसका प्रभाव भारत में भी गैस, याद रखेंगे, गैस और ऊर्जा के संकट देखे जा सकते हैं, ऊर्जा के संकट, ठीक है ना। जिससे क्या होगा, कच्चे तेल की कीमतों में वृद्धि हो जाएगी। आपूर्ति श्रृंखला में क्या होगा, बाधा होगा, क्योंकि जो उन क्षेत्रों से जो लगभग 20% कहा जाता है कि लगभग 20% जो है ना कच्चे तेल का निर्यात किया जाता है, आयात निर्यात होता है। तो इससे क्या होगा कि ये आपूर्ति श्रृंखला में
बाधा उत्पन्न हो सकता है इन क्षेत्रों पर अगर नियंत्रण स्थापित हो जाता है या किसी प्रकार के गतिरोध उत्पन्न होते हैं तो आप ये ध्यान रखेंगे इससे। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति और आयात लागत में वृद्धि हो जाएगी, सिंपल सी बात है, तो आप तो ये लिख लेंगे मुद्रास्फीति को भी बढ़ावा मिलेगा, इससे भारत में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा, महंगाई बढ़ जाएगी। आप इसको और लिख सकते हैं बेहतर ढंग से कि महंगाई में वृद्धि होगी। अब आते हैं, अब यहाँ पर देख रहे हैं कितना अच्छा पॉइंट लेकर के सर्वाधिक प्रभाव किसको पड़ेगा, भारत और चीन पर। इसलिए देखिए भारत को लेकर के लोग क्यों कहता है, क्योंकि भारत में अभी भी जो प्राकृतिक तेल और गैस है, यानी कि ये सारी चीजें है ना, भारत किस पर निर्भर करता है, आयात पर ही निर्भर है भारत का, ठीक है ना। तो इसीलिए ये थोड़ा सा होता है कि भारत के लिए थोड़ा सा संकटपूर्ण स्थिति बनी रहती है। अब आते हैं भारत पर इसका विशेष प्रभाव में हम थोड़ा सा चर्चा कर लेते हैं। भारत पर विशेष प्रभाव में ऊर्जा सुरक्षा को लेकर के स्थिति, तेल महंगा होने से राजकोषीय घाटा में क्या हो सकती है, वृद्धि हो सकती है। यानी तेल महंगा होगा तो राजकोषीय घाटा में वृद्धि होगा, और राजकोषीय घाटा में जब वृद्धि होगा तो आप यहाँ पर एक चीज और पॉइंट लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि देश में महंगाई बढ़ेगी। अब आते हैं राजनीतिक परियोजनाएं, यानी महत्वाकांक्षी भारत मध्य पूर्व यूरोप आर्थिक गलियारा IMEC, ठीक है ना। यानी कि ये जो इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर था, ये जो ना इनके क्रियान्वयन में क्या हो जाएगा, विलंबन हो जाएगा। तो आप इसको याद रखेंगे, इंडियन मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक यूरोपियन कॉरिडोर। तो इसको क्या होगा, इनके क्रियान्वयन में बाधा हो सकता है, विलंब हो सकती है, क्योंकि पूरी दुनिया जब युद्ध कर रही है तो भाई कैसे होगा, जब मध्य एशिया के देश युद्ध में हैं। तो ये चीजें आप देख सकते हैं यहाँ पर कि भारत का जो ये परियोजना है इस पर प्रभाव पड़ेगा, इसमें देरी हो सकता है। और क्या है, प्रवासी सुरक्षा को भी ध्यान रखेंगे, यहाँ पर प्रवासी जैसी जो व्यवस्था है ना उसको देखेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि भारत के लगभग 90 लाख जनसंख्या, 90 लाख से भी अधिक जनसंख्या भारत के जो है ना ये मध्य एशिया वाले जो क्षेत्र है, यानी खाड़ी देशों के जो क्षेत्र है ना उन देशों में रहते हैं, खाड़ी देशों में रहते हैं। अब इस यहाँ पर जब युद्ध की स्थिति उत्पन्न होगी तो वहां से लोग प्रवास भी करेंगे, प्रवास कर जाएंगे, उनके लिए भी जान का खतरा है, उनके लिए रोजगार की सुरक्षा को लेकर के खतरा है उनके। तो ये सारी समस्याएं आप देख सकते हैं। तो मध्य पूर्व में कार्यरत लाखों भारतीयों के सुरक्षा और प्रेषण पर खतरा को देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप ये और चीजें लिख सकते हैं कि भारत में जो विदेशी मुद्रा है ना, विदेशी मुद्रा कोष, विदेशी मुद्रा कोष, उसमें भी क्या देखेंगे आप, गिरावट देख सकते हैं, कोष में गिरावट, ठीक है ना। FDI में आप गिरावट देखेंगे। चलिए अब आते हैं कि एक्चुअली जब भारत पर इतना प्रभाव पड़ रहा है, भारत की रणनीतिक हित कहाँ कहाँ है, तो चलिए हम आगे के बारे में बात करते हैं कि आगे की राह या शांति कैसे स्थापित किया जाए, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं। तो शांति तो बाबू, शांति तो एक ही है, युद्ध कभी किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। अगर आपको वाकई में युद्ध नहीं चाहिए तो युद्ध नहीं चाहिए, तो सिंपल सी बात है कि आपको आपस में बात करना पड़ेगा, आपस में क्या होगा, बातचीत करना पड़ेगा। एक सिंपल सा बात आप देखिए ना कि जब कोई फैमिली में, कोई एक फैमिली है, उस फैमिली में 2 भाई है, तो एक भाई, यदि मान लेते हैं कि एक भाई जो है ना, भाई 1 नंबर 1 बड़ा भाई, ये अगर अपने छोटे भाई से,
छोटे भाई से क्या करेगा, यानी दोनों का शादी विवाह हो गया है और ये दोनों शादी ब्याह करके अपना अपना जीवन में मस्त है, एक दूसरे शहर में, एक मुंबई में रह रहा है, एक दिल्ली में रह रहा है। अब ये बड़ा भाई मान लेते कि 10 साल से अपने छोटे भाई से बातें नहीं कर रहा है, किसी छोटे से मनमुटाव को लेकर के दोनों में मतलब मनमुटाव है, जिसके कारण ये दोनों आपस में बातचीत नहीं करते हैं। जब भी मिलते हैं, मिलते तो है ये नहीं, जब भी मिलते तो एकदम टकराव में रहते हैं। तो अब क्या हुआ कि कोई व्यक्ति कुछ और कह देगा तो इससे क्या होता है कि तनाव और उत्पन्न होता रहेगा। जैसे और भी व्यक्ति तो है फैमिली में ना, मान लेते 2-4 गो बहन है, एक बहन भाई 2 के बन गया, दूसरा बहन भाई 1 के घर गया, फिर वो भाई 2 के, फिर भाई 1 के। तो इससे क्या होगा ना कि कहे कि बड़का भैया के यहाँ गए थे ना तो बहुत अच्छा से स्वागत किए थे, ये सामान दिए थे भैया, वो सामान दिए थे, और आपके बारे में ना भैया ऐसा ऐसा बात कर रहे थे। तो जब भी बात ऐसा हुआ तो छोटका भैया सुने तो ऐसा कह रहा है, उसके मन में उसको लेकर के, और वो जो एक तो ऑलरेडी थोड़ा सा उनको लेकर के मन में था तनाव, और तनाव बढ़ गया, और धीरे धीरे ये तनाव एक दिन आया, कहा कि चलो गांव पर हम अपना जमीन बंटवारा करके लेके चलते हैं, नो टेंशन। तो समझ में आया ना। तो ये बातें खत्म वहीं से कि हमको जमीन बंटवारा चाहिए। लेकिन अगर वहीं पे बैठ करके दोनों समस्या को सुलझा लेंगे और जमीन जो है ना वो एक बेहतर काम में यूज कर लेंगे, तो वहां पर क्या होगा कि एक बेहतर विकास की स्थिति भी हो जाएगी, जमीन भी बची रह जाएगी, बिकेगा भी नहीं जमीन, लोगों के लिए रहेगा, ताकि विपरीत समय में ये जमीनें भी काम आ सकती है। तो ये सारी चीजें हैं, जैसे एज ए परिवार वैसे ही आप देश को भी देख सकते हैं। तो चलिए हम शांति का रोड मैप तैयार करते हैं। शांति का रोड मैप क्या हो सकता है, तो सबसे पहला तो तत्काल राहत देना जरूरी होता है युद्ध में, तभी वो युद्ध रुक सकता है। तो तत्कालीन स्तर पर अगर हम बताएंगे तो यहाँ का होगा तत्काल युद्ध विराम और बंधकों की सुरक्षा और उनकी रिहाई ही सबसे बड़ा रीजन है। कि यानी कि अगर जो बंधक बनाए गए हैं उनको रिहा कर दिया जाता है, उनको सुरक्षित रिहाई कर दिया जाता है, तो इससे क्या होगा ना कि इन दोनों के आपसी बातचीत से एक शांति की स्थिति देखी जा सकती है। साथ ही साथ गाजा में जो मानवीय सहायता है उसकी निर्बाध पहुंच बनाई रखे जाए, ताकि गाजा में मानवता का जो बात आती है ना कि वो सुरक्षित रह सके। तो आप ये तत्कालीन ये दोनों कारण करना पड़ेगा। साथ ही साथ इसके संबंध में आप मध्यकाल मतलब इसको लेकर के आगे रणनीति टेम्परोरी तो इसको जल्दी से भेजिए, फिर जाके आपस में दोनों के लिए एक अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति और मध्यस्थता द्वारा वार्ता हो, और इस मध्यस्थता में वैसे देशों को शामिल किया जाए जो देश इजराइल के लिए भी और ईरान के लिए भी एक मित्रवत रहा है। जैसे में आप देख सकते हैं भारत है, मिस्र है, तो इन सारे देशों को इस तरह के पहल करनी चाहिए। तो आप यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, एज ए एक भारत ही नहीं लिखेंगे, इसके साथ आप अन्य भी देशों के नाम लिख सकते हैं। और आता है गाजा का पुनर्निर्माण और विशेष आर्थिक पैकेज का प्रावधान किया जाना चाहिए, ताकि गाजा की जो दुर्दशा हुई है उस दुर्दशा से वह एक बेहतर स्थिति में लाया जा सके। नेक्स्ट है कि इसका दीर्घकाल में के तौर पर क्या रखे, यानी कि जब बैठक होगी तो बैठक में शांति को लेकर के केवल आज के बारे में सोच लेंगे फिर कल बम फोड़ने लगेंगे, ऐसा नहीं ना होगा। तो इसीलिए अभी टेम्परोरी के रूप में तो हमें राहत काम में क्या क्या करना होगा कि बंधक को छोड़ दो, और बंधक को छोड़ो और गाजा में जो मानवता की हालत खराब हो रही है ना उसके लिए खाना पीना भेजो। और ये तो हो गया, तो कहा कि ठीक है भाई खाना पीना भेज देंगे। अब क्या है कि आप लोग आपस में बात कर लीजिए, रणनीति तैयार कीजिए, और इस तरह से जो गाजा शहर पूरी तरह से बर्बाद हो गया उसको भी थोड़ा सा ध्यान देंगे और उसको डेवलप करना है। ठीक है। तीसरा है कि ऐसा स्थिति भविष्य में भी नहीं बने, ऐसा स्थिति क्या हो भविष्य में भी नहीं बने, इसके लिए क्या करना होगा कि हमास का पूर्ण निरशस्त्रीकरण, यानी कि उनको निरशस्त्रकरण करने की बात किया जा रहा है। और है हमास के चार्टर में जो संशोधन करने की जरूरत है, ताकि क्यों ऐसा हम करें कि हमास के चार्टर में संशोधन करना होगा, क्योंकि हमास के जो चार्टर है उसमें इजराइल को लेकर के क्या लिखा गया है, हम अभी बताएंगे स्टार्ट करते समय ही, कि इजराइल के लेकर के लिखा गया है कि उसको विनाश कर देना है, इजराइल का विनाश।
ठीक है ना। तो सर्वोत्तम उपाय है कि द्विराज्य समाधान की ओर ठोस कदम। तो सबसे बेहतर यही बात है कि किसी भी युद्ध किसी भी संकट का या विवाद का समाधान युद्ध नहीं है, बल्कि बातें हैं, एक दूसरे के साथ बैठ करके बातें को करके और फिर उस तरह से चीजों को निपटाया जा सकता है। कह रहा है मेमोरा ब्रहास्ट 1 मिनट लेफ्ट बोर्ड। देखिए, परीक्षा कक्षा में जाने से पहले दोहराएं। अब हम ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो देखिए ये बातें इसलिए कर रहे हैं कि देखिए इतनी सारी बातें हमने पढ़ लिया, समझ लिया। आपको यहाँ से जब क्वेश्चन आएगा तो आप इसमें से पॉइंट को याद करके आप लिख देंगे आराम से, और ये एक आपके लिए बेनिफिट होगा। लेकिन कुछ पॉइंटें आपको याद रहनी चाहिए। जैसे हमने युद्ध के कारण के बारे में बताया। युद्ध के कारण में हमने क्या बताया, अपईएफ है, यानी कि अलक्षा विवाद है, अलगाव है। दूसरा क्या है, अप इफ, मतलब अप इफ हमने एक शॉर्ट में बताए हैं कि इस युद्ध का कारण है अप इफ। अप इफ किस युद्ध का, इजराइल हमास युद्ध का। अ से अलक्सा, प से पश्चिमी तट, और ई से इजराइल सऊदी सामान्यकरण को रोकना, और फ से फिलिस्तीन के अस्तित्व का लड़ाई। नेक्स्ट है, आप देखेंगे कि इसके प्रभाव को लिखे तो इसमें हमने 4ES के बारे में कंसेप्ट को दिया, द 4ES, यानी कि ई से हो जाएगा इकोनॉमिक, ई से इन्वायरमेंटल, ई से एक्सट्रीमिस्ट, और उसके बाद है एम्बेसी, यानी कि डिप्लोमेसी, वैश्विक ध्रुवीकरण। तो आप इन चीजों को आप याद रखते हैं तो आपको एक होता है कि चलो भाई प्रभाव क्या रहेगा, तो इकोनॉमी पर पड़ेगा, मानवता पर पड़ेगा, इसका प्रभाव पर्यावरण पर पड़ेगा। तो इन चीजों को आप याद रख सकते हैं। वैश्विक जो भू राजनीतिक है उन पर देखने को मिलेगा। तो इन साथ ही साथ उन क्षेत्रों में तनाव की स्थिति देखने को मिलेगी। चलिए, अब अगला आता है कि 150 शब्दों में आप इन क्वेश्चन को आंसर भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने क्वेश्चन क्या दिया है, आपका ये प्रश्न है कि इजराइल हमास युद्ध के वैश्विक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों को संक्षेप में स्पष्ट करें। और प्रस्तावना हमको कैसे लिखना होगा, मात्र 25 से 30 शब्दों में प्रस्तावना को आप लिखे। अक्टूबर 2023 के हमास का संदर्भ देते हुए वैश्विक झटके के रूप में इसे परिभाषित करना है, यानी कि 2023 में जो अक्टूबर के माह है उन संबंध में आपको देते हुए इस क्वेश्चन के प्रस्तावना को लिखना होगा। अब मुख्य भाग में हमें 90 से 100 शब्द का मेंशन होना चाहिए, जिसमें बुलेट पॉइंट्स का प्रयोग करेंगे। जिसमें कि क्या प्रयोग करेंगे, तो देखिए क्या कह रहा है कि युद्ध के वैश्विक, आर्थिक और सुरक्षा प्रभावों को स्पष्ट में संक्षेप, तो हमें प्रभाव लिखना है। तो प्रभाव को हम बुलेट पॉइंट्स में लिखेंगे। जैसे कच्चे तेल की आपूर्ति श्रृंखला बाधित होगा, भारत चीन पर इसका असर पड़ेगा, विश्व पर पर्यावरणीय असर पड़ेगा, भू राजनीतिक प्रभाव देखने को मिलेगा, आर्थिक संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी, हो सकता है कि आर्थिक मंदी के आसार भी उत्पन्न हो सकते हैं। तो इन चीजों को आप बुलेट पॉइंट्स में लिखें। सुरक्षा के लिए हुती विद्रोहियों को लाल सागर में प्रभाव, प्रॉक्सी वार को लेकर के, तो इन चीजों को आप निष्कर्ष में जब लिखेंगे तो अंतरराष्ट्रीय कूटनीतिक और मध्यस्थता की आवश्यकता पर बल देते हुए उत्तर को हम समाप्त करेंगे। हमेशा जब भी कंक्लूजन लिखे, हम निष्कर्ष लिखे, तो एक सकारात्मक वे में होना चाहिए, सकारात्मक। और इसमें हमें क्या लिखना होगा कि राजनीति, अंतरराष्ट्रीय जो कूटनीति चल रही है उसमें मध्यस्थता ही एक बेहतर विकल्प है, और उस तरह से युद्ध किसी समस्या का समाधान नहीं लेकर आता है, बल्कि विनाश का एक कारण होता है। जहां पर मानवीय सभ्यताओं का, मानवीय मूल्यों का, प्राकृतिक संसाधनों का एक दोहन है और कुछ नहीं है। तो आप एक चीज से इसको ऐसे लिख सकते हैं कैलकुलेशन को, तो बेहतर ढंग से हो जाएगा। चलिए, अब है इजराइल हमास संघर्ष के मूल कारणों का आलोचनात्मक विश्लेषण करें। इस दिशा में द्विराज्य समाधान की प्रासंगिकता पर प्रकाश डाले। और इस तरह से एक और क्वेश्चन है। फिर हमास हमने देखा क्या देखिए वो शॉर्ट क्वेश्चन के रूप में था और ये है लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में। तो यहाँ पर इंट्रो देंगे, जहां पर हमास का हमला और ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का संक्षिप्त
चर्चा देंगे और वहां पर की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि में बताएंगे कि ये युद्ध आज का नहीं है, कई वर्षों से चले आ रहे, इसके कई ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है, जिसको हमने आपको बताए थे कि 1948, 1967, 2007 और 2023 चार गो हमने ईयर बताया था याद रखने के लिए। आप आराम से इसको याद रखेंगे। अब आते हैं बॉडी पार्ट में, कारण को लिखेंगे हम डायग्राम के रूप में। संघर्ष के क्या कारण है? धार्मिक कारण, क्षेत्रीय कारण, कूटनीतिक कारण। क्षेत्रीय कारण में क्षेत्रीय प्रभाव को आप लिख सकते हैं, तो इन चीजों को आप मेंशन कर सकते हैं, ठीक है ना। अगला आता है कि बॉडी पार्ट 2 में क्या लिखना है हमको, तो द्विराज्य समाधान, यह क्या है, तो वर्तमान प्रासंगिकता, गाजा पुनर्निर्माणीकरण, हमास का निरस्त्रीकरण। उत्तर में गाजा, हमास और पश्चिमी तट फतह के राजनीतिक अंतर को स्पष्ट रूप से दर्शाना होगा। तो इन चीजों को हम मैप पर आपको ऑलरेडी बता चुके हैं, इस तरह से हमें दर्शाना होगा। और इस तरह से निष्कर्ष को हम लिख देंगे। तो आप ये सारे क्वेश्चन हमने आपको लिखा है। निष्कर्ष में शांति का मार्ग, ये क्वेश्चन है, आप इन चीजों को लिख लेंगे। याल हमास युद्ध एक क्षेत्रीय विवाद नहीं बल्कि इसमें वैश्विक भू राजनीतिक ध्रुवीकरण को जन्म दिया। संरचनात्मक विश्लेषण कीजिए, वही बातें हैं कि क्षेत्रीय विवाद नहीं, पूरा विश्व पर इसका प्रभाव पड़ेगा, तो उसको लिखना है। वैश्विक भू राजनीति के लेकर के लिखेंगे कि वैश्विक स्तर पर भू राजनीति किस तरह से प्रभावित होंगे, उसके बारे में लिखना है। व्याख्या करना है, व्याख्या देना है। मध्य पूर्व में बढ़ती अस्थिरता भारत की ऊर्जा सुरक्षा और राजनीतिक परियोजनाओं के लिए यह गंभीर चुनौती है। यानी कि ये जो युद्ध की स्थिति है, तो इसमें भारत का क्या प्रभाव पड़ेगा, और भारत के दो क्षेत्रों को लेंगे। कौन कौन सा क्षेत्र, तो एक है ऊर्जा क्षेत्र, दूसरा है रणनीतिक क्षेत्र। तो ऊर्जा क्षेत्र में हम देखेंगे कि भारत में क्या असर पड़ेगा, और रणनीतिक क्षेत्र में यानी कि भू राजनीति के क्षेत्र में, भू राजनीतिक में भारत अपना शक्ति या अपना पक्ष किस तरह से यहाँ पर रखते हैं, उसको लेकर के। नेक्स्ट है भारत विशेष मूल्यांकन, इस युद्ध के आलोक में भारत की पारंपरिक संतुलित मध्य पूर्व नीति का मूल्यांकन करें। तो इसको भी आप लिख लेंगे। निष्कर्ष है कि युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता। देखिए कितना सुंदर लाइन है, इस निष्कर्ष को अगर आप लिखेंगे, युद्ध में कोई वास्तविक विजेता नहीं होता, केवल मानवता की हार होती है। वर्तमान इजराइल हमास संकट का अस्थायी समाधान सैन्य बल से नहीं बल्कि संयुक्त राष्ट्र के द्विराज्य समाधान और अंतर्राष्ट्रीय कूटनीतिक संवाद से ही संभव है। ठीक है ना। तो इस तरह के चीजों को हम इसी तरह से लिख सकते हैं, और फिर लिख देंगे कि तभी एक खुशहाल संसार का निर्माण हो सकता है, जहां पर भारत का जो जियो और जीने दे का संकल्पना पूरा हो सकता है। तो इन चीजों को आप लिखेंगे तो आपका आंसर औरों से बेहतर रहेगा और एक बेहतर निष्कर्ष भी रहेगा। तो चलिए आज का क्वेश्चन यहीं पे समाप्त, आज का क्वेश्चन का डिस्कशन भी और टॉपिक भी यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट टॉपिक के साथ हम पुनः मिलते हैं आप लोगों के साथ, और फिर बातें करेंगे, चर्चाएं करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को क्लास पसंद आ रहा होगा। पसंद आ रहा होगा तो आप थोड़ा सा चैनल को लाइक शेयर भी कर लेंगे। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।